स्वर्गवासी माँ की जादुई साड़ी। बहुत समय पहले की बात है। इच्छा नगरी गांव में सुमन अपने पति रमन के साथ हंसी खुशी जिंदगी जी रही थी। सुमन और रमन की अपनी इकलौती बेटी सुधा थी। सुमन और रमन हमेशा से ही अपनी बेटी को अच्छी जिंदगी देना चाहते थे और उसे पढ़ा लिखा कर कुछ बनाना चाहते थे। एक दिन की बात है जब रमन और सुमन दोनों एक पार्टी में जाते हैं और वहां से वापस लौट रहे होते हैं। सर्दियों के दिन थे, बहुत कोहरा था जिसकी वजह से रास्ते साफ नहीं दिख रहे थे। रमन बहुत अच्छी ड्राइविंग करता था लेकिन कोहरे की वजह से सामने ट्रक नहीं दिखता और रमन की गाड़ी उस ट्रक के नीचे दब जाती है। रमन और सुमन दोनों ही इस दुनिया से चले जाते हैं और अपनी बेटी को यहाँ अकेला छोड़ जाते हैं। ये बात जब सुधा को उसके रिश्तेदारों से पता चलती है तो वो रो रो कर अपना बुरा हाल कर लेती है। सुधा बहुत छोटी थी जो वो ये चीज बहुत अच्छे से समझ पाए, लेकिन वो बहुत लाड प्यार से पली बढ़ी थी जिस वजह से उसे अपने माता पिता की बहुत याद आती है। लेकिन सुधा के चाचा यमन दिल के बहुत अच्छे थे, इसलिए वो उसे अपने घर ले आते हैं। सुधा के चाचा की दूसरी शादी सुमित्रा नाम की औरत से होती है जो बहुत ज्यादा गुस्सैल और घमंडी होती है। सुमित्रा जब देखती है कि यमन सुधा को घर लेकर आए हैं तो सुमित्रा यमन को दूसरे कमरे में ले जाकर कहती है, तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम तो अपनी बेटी समझकर इसे अपने घर ले आए, लेकिन मैं इसे यहाँ पर 2 मिनट और बर्दाश्त नहीं करूँगी। मुझे अपने बच्चे पसंद है, जब हमारे बच्चे होंगे मैं उन्हें अच्छे से पालूंगी रखूंगी, लेकिन मुझे किसी और के बच्चे पालना नहीं पसंद। फालतू की बातें मत करो सुमित्रा, मैं अपने घर के बच्चों को दर दर भटकता हुआ नहीं देख सकता। और फिर ये मेरे बड़े भाई की बेटी है, बिल्कुल मेरी बेटी की तरह है। कल को हमारे बच्चे के साथ कुछ ऐसी दुर्घटना घटे और लोग उसके साथ बुरा बर्ताव करे तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? भगवान ना करे ऐसा हो, अच्छे अच्छे शब्द बोलो, शाम का वक्त है। देख लिया सुमित्रा, तुम्हें तो अभी भगवान ने बच्चे भी नहीं दिए और तुम ये बातें सुनकर डर गई, लेकिन इस बच्ची के बारे में सोचो, ये दुनिया में अकेली क्या करेगी? इसके माता पिता भी नहीं है और हम ही हैं जो इसके देखरेख कर सकते हैं। यमन जैसे तैसे सुमित्रा को समझा लेता है, लेकिन ये सारी बातें बाहर खड़ी सुधा सुन लेती है। सुधा समझ जाती है कि उसकी चाची को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं, इसलिए वो अपनी चाची के बताए हुए हर काम को करने के लिए तैयार हो जाती है। हे भगवान, ये कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं? मेरे माता पिता को गए हुए अभी कुछ दिन बीते हैं और लोगों ने अपने रंग दिखाना शुरू कर दिए। मुझे ये दिखावटी दुनिया बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन मेरी मजबूरी है इस घर में रहना, इसलिए मैं अपनी चाची के बताए हर काम को चुपचाप कर दिया करूँगी। यमन काम से बाहर जाया करता और कुछ दिनों बाद वापस लौटा करता। सुमित्रा यमन के सामने हमेशा सुधा को बहुत अच्छे से रखती और उसे प्यार भी करती, लेकिन जैसे ही यमन काम के लिए शहर जाता, सुमित्रा सुधा से तरह तरह के व्यंजन बनवाती, पूरे घर का काम करवाती और जब सुधा के खाने का नंबर आता तो उसे रूखी सूखी 2 रोटियां दे दिया करती। पूरे दिन सुधा मेहनत करके घर को संभालती, लेकिन रात में सूखी रोटियां खाकर सोती। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं और एक हफ्ते बाद यमन घर वापस आता है। सुधा बेटी, कहाँ हो? जल्दी आओ, ये देखो तुम्हारे चाचा तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। अरे वाह, इतना सुंदर ड्रेस, ये तो मैं अपने बर्थडे पर जरूर पहनूंगी। वो सब तो ठीक है बेटा, लेकिन तेरी सेहत को क्या होता जा रहा है? तू तो बहुत ज्यादा कमजोर हो गई है। जैसी ही सुधा कुछ बोलने वाली होती है तभी सुमित्रा उसे रोककर कहती है, ये अपने माता पिता की याद में रोटी तक नहीं खाती, इसलिए इसका ये हाल है। मैं इसे बहुत कहती हूँ कि समय से रोटी खाया कर, लेकिन ये मेरी बात मानती ही कहाँ है। सुधा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? अब तुम मेरी जिम्मेदारी हो और तुम्हें यहाँ हंसी खुशी रहना होगा। मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा और फिर तुम्हारी चाची भी तो है जो तुम्हें इतना प्यार करती है। यमन की बातें सुनकर सुधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और सुधा अपने चाचा को गले लगाकर कहती है, आप काम करने बाहर ना जाया करे, आप यहाँ पर कोई काम ढूंढ ले, मुझे आपके साथ रहना बहुत पसंद है। मुझे आपके घर पर होने से पिताजी का रूप आप में दिखाई देता है। देखो ये हमसे कितना प्यार करती है, लेकिन सुधा तुम्हारे चाचा जी बाहर जाते हैं तभी तो पैसे लेकर आते हैं, गांव में कहाँ इतना कोई पैसा देगा। यमन अपने भाई की बेटी को अपनी बेटी की तरह प्यार करता था और उसकी देखरेख करता है, जिस वजह से सुधा भी उसे बहुत प्यार करती थी। सुधा अपने चाचा को अपने पिताजी के रूप में देखती थी, लेकिन सुधा के चाचा बहुत मजबूर थे जो वो शहर में काम करने जाया करते थे।
अगले दिन सुबह सुबह यमन अपने काम के लिए शहर निकल जाता है। जैसे ही यमन घर से बाहर निकलता है, सुमित्रा सुधा को गुस्से से कहती है, क्यों लड़की, तुझे बिल्कुल अकल नहीं है? तुझे मैंने 100 बार समझाया है कि जब भी तेरे चाचा घर आए तो तुझे खुश रहना है, अच्छे से बात करनी है। आज तूने ये क्या रोना धोना लगा रखा था? अगर यमन गांव में काम करने लगेगा तो मैं चैन और आराम की जिंदगी नहीं जी पाऊंगी, फिर सारा काम मुझे करना पड़ेगा। चल जा यहाँ से और मेरे लिए ब्रेड पकोड़े बना कर ला। सुधा रसोई में चली जाती है और अपनी चाची की इच्छा पूरी करती है और उन्हें खाना खिलाकर घर के काम करने लगती है। थोड़ी ही देर बाद सुधा की तबीयत बिगड़ जाती है और वह थोड़ी देर सो जाती है और ढेर सारे बर्तन रसोई में छोड़ देती है। थोड़ी देर बाद जब उसकी चाची रसोई में आती है तो ढेर सारे बर्तन देखकर बहुत जोर से चिल्लाती है और सुधा के कमरे में पहुंच जाती है। ओ, तो महारानी यहाँ सो रही है। चलो उठो महारानी, अब जाकर बर्तन धो, क्योंकि इतना सारा ढेर सारा बर्तन मैं नहीं धोने वाली। चाची, मेरी तबीयत खराब है और मैं इतने सारे बर्तन नहीं धो पाई, आज आप बर्तन धो दो। देख, बर्तन को मैं हाथ नहीं लगाने वाली, तुझे ही धोने पड़ेंगे, चाहे तू अभी तो या कल सुबह, मैं नहीं जानती। सुमित्रा के इस बर्ताव से सुधा परेशान हो जाती है और चुपचाप सारे बर्तन धो देती है। सुधा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है, लेकिन सुमित्रा इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होती और उससे बहुत सारा काम कराती है। रात को बैठकर सुधा अपने माता पिता को याद करती है। काश पिताजी और माँ आप दोनों यहाँ पर होते तो मुझे ये सब काम नहीं करने पड़ते, लेकिन मेरी सौतीली चाची तो मुझ पर अत्याचार का पहाड़ तोड़ती रहती है। सुधा को परेशानी में देखकर उसके माता पिता की तस्वीर से आवाज आती है, मेरी प्यारी गुड़िया, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम लोग भगवान से थोड़ा सा समय लेकर तेरी बात सुनने आए हैं। इधर आओ बेटी, हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। बेटा, हम बहुत बुरा महसूस करते हैं जब तुम्हारे साथ गलत होता है। अब हम तुम्हारा साथ तो नहीं दे सकते, लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए मेरी जादुई साड़ी है। इस जादुई साड़ी को तुम अपने साथ रख सकती हो और ये साड़ी तुम्हारी हर इच्छा को पूरी करेगी। काश माँ आप मेरे पास वापस आ सकती, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन मुझे मेरे माता पिता वापस से मेरे साथ चाहिए। बेटा, अब हम तुम्हारे पास तो नहीं आ सकते, लेकिन तुम्हारी मदद कर सकते हैं। अब ये जादुई साड़ी तुम्हारा ख्याल रखेगी। अब हम चलते हैं, अपना ख्याल रखना। इतना कहकर सुधा की माँ और सुधा के पिता वापस स्वर्ग में पहुँच जाते हैं और सुधा अपनी जादुई साड़ी उठाकर उससे कहती है, हे जादुई साड़ी, मैं इस घर का काम करते करते थक गई हूँ, मुझे कुछ दिन आराम चाहिए। आप रोजाना इस घर का काम संभाल लिया करो। सुधा, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा काम चुटकियों में संभाल लिया करूँगी और तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारा रूप लेकर ही काम करूँगी ताकि तुम्हारी सौतेली माँ को कुछ भी पता ना चल पाए। ठीक है, मुझे अभी गर्मा गर्म पकोड़े खिला दो, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा मिस करती हूँ अपनी माँ के हाथ के पकोड़े। सुधा के इतना कहती ही जादुई साड़ी बहुत सारे पकोड़े तैयार कर देती है और सुधा को खाने के लिए दे देती है और सुधा गर्मा गर्म पकोड़े एंजॉय करके खाती है। वहीं दूसरी तरफ जादुई साड़ी सुधा का रूप लेकर पूरे घर में काम संभालती और सभी काम संभाल कर सुधा के कमरे में वापस आ जाती है। ये सब देखकर उसकी सौतेली चाची हैरान रह जाती है, लेकिन समय से काम मिलने पर सौतेली चाची भी सुधा से कुछ नहीं कहती। इस तरह सुधा अपनी जिंदगी चैन और आराम से जीने लगती है, क्योंकि जादुई साड़ी उसका हर काम आसान कर देती है। सुधा अब अपनी जिंदगी में हंसी खुशी रहने लगती है। महेंद्र एक किसान था, उसके पास खेती करने के लिए बहुत सारी जमीनें थी। अकेले वो खेतों में खेती नहीं कर पाता था, इसलिए उसने किराए पर कुछ लड़के रख रखे थे जो उसके इतने बड़े जमीन के टुकड़े पर खेती करते थे। सुबह से लेकर शाम तक महेंद्र अपने लोगों के साथ मिलकर खेतों पर ध्यान देता था। खेतों में हर मौसम 2 फसल उगाई जाया करती थी। वो सारी फसल महेंद्र गांव के सरपंच को कम पैसों में दे देता था, क्योंकि गांव के सरपंच ने महेंद्र को ये लालच दे रखा था कि अगर वो फसल कम पैसे में सरपंच को दे दे तो वो उस खेत का टैक्स नहीं लेगा।
लेकिन अगर उसने ऐसा नहीं किया तो शहर से आए अधिकारी उसके खेतों पर कब्जा कर लेंगे और उसे फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। इस डर से महेंद्र जी जान से मेहनत करता था और सरपंच को कम पैसों में फसल बेच दिया करता था। इसी तरह समय बीत रहा था। उसी गांव में महेंद्र का बड़ा भाई भी रहता था, जिसको महेंद्र का सरपंच को फसल बेचना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, पर वो कभी महेंद्र को समझा ना सका। ऐसे ही समय बीत रहा था, पर महेंद्र के पास एक भी पैसा नहीं बच पा रहा था, जिसके चलते एक दिन महेंद्र की पत्नी उससे कहती है, अजी मुझे समझ नहीं आता है, आप इतनी मेहनत क्यों करते हो जब आपको इसके पैसे भी नहीं मिलते हैं। मैं तो कहती हूँ सरपंच को जो करना है करने दो, आप उसके लिए काम करना छोड़ दो। कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो, लेकिन तुम जानती हो ना सरपंच का क्या कहना है। अगर मैंने उन्हें कम पैसों में सब्जियां नहीं दी तो शहर के बड़े अधिकारी हमारी जमीन पर कब्जा कर लेंगे और हमारे पास तो इस जमीन के कागज भी नहीं है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप समझ क्यों नहीं रहे हो। हमारी बेटी स्वीटी अब बड़ी होती जा रही है, हमें उसके स्कूल में दाखिला भी करवाना है। कितने समय से वो एक ही फ्रॉक पहन रही है, कभी शिकायत नहीं करती है। पर ऐसा आखिर कब तक चलता रहेगा। जो होना होगा होता रहेगा। अब सरपंच को कम पैसों में सब्जी देना बंद कर दो बस। अपनी पत्नी के लाख समझाने के बाद महेंद्र को अब थोड़ी अकल आ जाती है और वो फसल उगाने के बाद बाजार में सब्जी बेच देता है। जब सरपंच को ये बात पता चलती है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। सरपंच अपने कुछ आदमियों को लेकर महेंद्र के घर पहुंच जाता है। महेंद्र जल्दी बाहर निकल, तूने मेरे साथ धोखाधड़ी करा है, बाहर निकल जल्दी। महेंद्र की बेटी स्वीटी बाहर खेलने गई होती है। महेंद्र अपनी पत्नी के साथ बाहर आता है। तभी सरपंच अपने आदमियों के साथ मिलकर बोलने लगता है, महेंद्र ये खेत, इस पर तूने खेती की है और सब्जियों को बाजार में बेच कर आया है। उस पर तेरा कोई अधिकार नहीं है। जितने भी पैसे तुझे सब्जियों के मिले हैं मुझे दे दे और आज से तेरा इस जमीन पर कोई अधिकार नहीं है, समझ गया। आप ऐसा किस हक से कह सकते हैं। ये जमीन हमारी पुरखों की है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो कागज कह रहे हैं। हाँ, सरपंच बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये जमीन पर सरकार का अधिकार है। ये जमीन किसी के नाम की नहीं है और इस पर महेंद्र का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। इसलिए महेंद्र को इस खेत पर जितने भी पैसे मिले हैं वो महेंद्र को सरपंच को देने होंगे, नहीं तो तुम्हें गाँव से बाहर निकाल दिया जाएगा। वकील के मुंह से ये सारी बात सुनकर महेंद्र के पैरों तले जमीन निकल जाती है और उसे कुछ समझ नहीं आता। महेंद्र की पत्नी घर से सारा पैसा निकालकर सरपंच को दे देती है और हाथ जोड़कर उनसे माफी मांग लेती है। सरपंच जमीन अपने नाम करवा लेता है और वहाँ पर एक छोटा सा टुकड़ा महेंद्र का रह जाता है। ये सब क्या हो गया। ये सब मेरे ही कहने का नतीजा है। मुझे माफ कर दो, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। अगर आज हम सरपंच को वो फसल दे देते तो शायद ऐसा नहीं होता। नहीं भाग्यवान, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये तो एक न एक दिन होना ही था। वैसे भी सरपंच को सब्जियां बेचने के बाद भी हमारे पास कुछ नहीं बचता था। अब हमारे पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा है। हमें इस पर मेहनत करनी होगी और अपना घर परिवार चलाना होगा। जो हुआ सो भूल जाओ। महेंद्र अपनी पत्नी को तो समझा देता है, लेकिन महेंद्र को एक बहुत बड़ा सदमा लग जाता है और वो बीमार हो जाता है। काफी समय तक उसकी दवाइयाँ चलती है। वो बिस्तर पकड़ लेता है। डॉक्टर ने उसे आराम करने के लिए कहा था। देखो जी, अब तो हमें कुछ करना होगा। घर का राशन भी खत्म हो गया है। हमारी बेटी स्वीटी भी अब बड़ी हो गई है। हमारे पास जो जमीन का छोटा सा टुकड़ा बचा है, हम दोनों माँ बेटी मिलकर उस पर खेती करेंगे और आपका इलाज करेंगे। आप बिल्कुल भी चिंता ना करिए। इसके बाद काजल अपनी बेटी स्वीटी के साथ मिलकर खेतों पर खेती करने के लिए चली जाती है। वहां जाने के बाद काजल खेतों में खाद डालने लगती है और स्वीटी भी खेत में मिट्टी में बीज बोने लगती है। तभी स्वीटी के हाथ एक मूंगफली लगती है। अरे माँ, ये देखो, मुझे खेत में से मूंगफली मिली है। क्यों ना हम मूंगफली की खेती करें। सर्दी भी आने वाली है। मूंगफली अब मार्केट में बहुत ज्यादा बिकेंगी। अरे हाँ बेटी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। घर में मूंगफली के बीज भी रखे हैं। ये तो मूंगफली खेत में उगा दे। मैं और बीज लेकर आती हूँ। काजल घर जाकर घर में रखे हुए मूंगफली के बीज ले आती है।
और यहाँ स्वीटी खेत में मिली हुई मूंगफली को अपने खेतों में लगा देती है। उसके बाद दोनों माँ बेटी खेत में पानी डाल देते हैं और घर जाकर खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन जब स्वीटी और काजल खेत पर आते हैं तो वो देखते हैं कि खेत में चारों तरफ मूंगफली ही मूंगफली है। ये देखकर दोनों बहुत हैरान रह जाते हैं। ये तो चमत्कार हो गया माँ, कल हमने मूंगफली का बीज लगाया और आज देखो इतनी सारी मूंगफली। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ? एक रात में जादू कैसे हो गया? ये सब देखकर तो काजल को भी मानो ऐसा ही लग रहा था कि वो कोई सपना देख रही है, पर ये सब कुछ सच था। माँ, मुझे लगता है कल जो मुझे खेत में मूंगफली मिली थी वो कोई जादुई मूंगफली थी, तभी एक ही दिन में इतनी सारी मूंगफली की फसल उग गई है। ये सारी खबर लेकर काजल अपने पति के पास पहुंच जाती है और ये खुशखबरी देती है। उसके बाद काजल खेत में उगी हुई एक मूंगफली अपने पति महेंद्र को खिला देती है। वो मूंगफली खाते ही महेंद्र बिल्कुल ठीक हो जाता है और उन्हें विश्वास हो जाता है कि वो मूंगफली एक जादुई मूंगफली है। उसके बाद महेंद्र खेत में से सारी मूंगफली तोड़कर बाजार में बेच आता है। उस मूंगफली के महेंद्र को अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। वो पैसे देखकर महेंद्र तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। पैसों से वो अपनी पत्नी के लिए एक सुंदर सी साड़ी खरीदता है और अपनी बेटी के लिए पहनने के लिए अच्छे अच्छे कपड़े खरीद लेता है। घर ले जाकर जब वो साड़ी अपनी पत्नी को देता है तो उसकी पत्नी बहुत खुश हो जाती है। कपड़े देखकर स्वीटी भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। दोनों शाम को बैठकर खाना खाते हैं और खुशी खुशी बातें करते हैं। अगली सुबह जाकर जब वो देखते हैं तो खेत में और उतनी ही मूंगफली आ गई थी। महेंद्र फिर से वो मूंगफली तोड़कर बाजार में जाकर बेच आता है और अब धीरे धीरे महेंद्र की रेल पटरी पर आ जाती है और वो अपनी बेटी का एडमिशन भी करवा देता है। धीरे धीरे करके वो अपने घर की मरम्मत करवा लेता है और सरपंच ने जो जमीन का टुकड़ा हड़प लिया था उसके लिए शहर से एक अच्छा वकील करके सरपंच पर मुकदमा कर देता है और वो मुकदमा जीत जाता है। सरपंच को जेल हो जाती है और महेंद्र को उसकी जमीन का टुकड़ा मिल जाता है। अब गांव भर में महेंद्र बेकसूर साबित हो जाता है और धीरे धीरे लोग महेंद्र पर विश्वास करने लगते हैं। अगले साल जब गांव में सरपंच का चुनाव होता है तो महेंद्र को गांव वाले जिता देते हैं और महेंद्र सरपंच बन जाता है। सरपंच बनने के बाद महेंद्र गांव में सभी लोगों की मदद करता है और हंसी खुशी से अपने जीवन में तरक्की करता है।